हेलो दोस्तों, ये कहानी मेरी है, मेरी अपनी फाइनेंशियल जर्नी की। और किस तरीके से मैंने 7 घर बनाए आप जानने वाले हैं कि इस घर को बनाने में कितने साल लगे और क्या अगर मैं इन पैसे को किसी और एसेट क्लास में डालता तो आज वो संपत्ति कितनी होती और इस वक्त हमारे सारे घर की वैल्यू क्या है। ये सारी चीजों को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। हो सकता है वीडियो कहीं कहीं थोड़ा बोर लगे, बट आप उसको बर्दाश्त करिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी पर्सनल जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये YouTube पर पहली बार मैं कर रहा हूं ताकि आप कुछ मेरी अपनी जर्नी से सीख सके। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं जिससे आपको बहुत ही गोल्डन लर्निंग मिलने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिगिनर हो, चैनल पर पहली बार आए हो, ETF ट्रेडिंग और स्विंग सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की वीडियोस अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो मैं 2008 में जब अपनी डॉक्टर की डिग्री लेकर घर वापस पहुंचा तो उस वक्त जो है मैंने अपनी एक क्लिनिक डाली और क्लिनिक का जो मेरा शॉप था वो मेरे डैडी ने ऑलरेडी खरीद रखा था। उस शॉप में मैंने बहुत ही अच्छे से सजा धजा के अपनी क्लिनिक को इनॉग्रेट किया और 2 साल तक कंसिस्टेंट मैं जो भी कमाता था सारा के सारा पैसा मैं अपने डैडी को दे देता था और कहता था कि इसे आप जमा रखो, कभी कुछ खरीदना रहेगा तो हम खरीद लें। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 2010 के अंदर मुझे जस्ट मेरे शॉप के बाजू वाला एक शॉप ऊपर का एक फ्लैट जो है दोनों बिकने में आया। लेकिन बाजू वाला शॉप जो है वो थोड़ा हमारे बजट के ऊपर था, लेकिन जस्ट मेरे शॉप के ऊपर जो है जो घर है 1 रूम किचन स्टूडियो फ्लैट जिसे हम कहते हैं वो हमारे बजट के अंदर था। मैंने डैडी से कहा कि डैडी इस घर को ले लेते हैं, कभी मुझे थोड़ा सा अपनी क्लिनिक को बड़ा करना रहा और कभी पेशेंट्स को IPD करना रहा, ये डे केयर सेंटर में मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना रहा तो मेरे पास कुछ स्पेस रहेगा, मैं उसको कर सकता हूं। तो डैडी ने कहा कि वो जो है पैसा मैंने यूज कर लिया, मेरे पास तेरा दिया हुआ कोई पैसा इस वक्त नहीं। तो ये पहली मजबूरी बनी कि मैं मजबूर हो गया कि घर को जो है बुक किया जाए, किसी अच्छे बिल्डर को देख के घर लिया जाए और अपनी संपत्ति बनाना शुरू की जाए। तो यहां से जो है मेन स्टोरी शुरू होती है कि मैंने पहला घर क्यों खरीदा और कब खरीदा। 2010 में मैंने पहला घर बुक किया जिसकी वैल्यू 22,50,000 के आसपास थी और ये जो है 660 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम हॉल किचन था। बिल्डर जो है इत्तेफाक से हमारे पहचान का निकला, मैं अपने डैडी को भी साथ में लेके गया। मैं समझ गया था कि अगर मैं पूरी जिंदगी डैडी को देता रहूंगा तो डैडी उसको बचाएंगे नहीं बल्कि खर्च हो जाएगा और खर्च होने के बाद कोई संपत्ति भी नहीं बन पाएगी। उस वक्त स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो एक ही चीज जो हिंदुस्तान के हर कोई इंसान करता है, अपना सपना पूरा करता है। पहला घर मैं जाके बुक किया और डैडी के साथ गया और हमने 22.5 लाख का एक घर लिया जिसका पोजीशन बिल्डर ने 2014 में दिया, यानी 4 साल बाद बिल्डर ने उसको पोजीशन दिया और आज भी उसका रेंटल आता है। ठीक ठाक रेंटल आता है, जैसे कि 2 से 3% का रेंटल है इंडिया के अंदर, वो आपको पता है। तो ये था पहला घर जिसके पीछे इतनी बड़ी स्टोरी छुपी हुई थी। हमारे ऑलरेडी 3 एक्स्ट्रा और भाई हैं, मैं चौथा हूं। तो 3 भाई कमा रहे थे, घर के खर्च पूरे हो रहे थे, हम ज्वाइंट फैमिली में थे। उसके बाद भी डैडी ने जब ये कहा कि मेरा पैसा जो है उन्होंने खर्च कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा देता रहा तो वाकई में कुछ पैसा नहीं बचेगा और डैडी से हिसाब हम मांग सकते नहीं थे। तो इसीलिए पहला घर लिया गया। अब चलते हैं दूसरे घर की। तो दोस्तों दूसरा जो घर मैंने बुक किया इसके जस्ट बाद जैसे ही मुझे पहले घर की चाबी मिली और उसके बाद उसे रेंट पर हमने चढ़ा दिया, फिर मैंने दूसरा घर तुरंत 1-2 महीने के बाद ही बुक किया जब हमारे पास थोड़ा डाउन पेमेंट जमा हो गया। दूसरा घर बुक करने के पीछे एक ही कारण था कि अब डैडी के पास ज्यादा पैसे नहीं देना है, उन्हें कुछ पैसे घर के खर्च के मैं दे देता था, बाकी सारा पैसा मैं बिल्डर को लाके देता था कि भाई चलो ये भी जो है काम एक होता रहेगा। और पैरेलल में एक मेरी जो है दूसरी भी स्टोरी चल रही थी
किसी और वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा कि पैरेलल में ये बिल्डिंग के अंदर घरों की बुकिंग के साथ साथ पैरेलल में क्या स्टोरी चल रही थी फाइनेंशियल जर्नी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 2014 अप्रैल में मैंने दूसरा घर बुक किया। 1 BHK का फ्लैट था 680 स्क्वायर फीट का, जो कि अभी भी पोजीशन नहीं मिला है। यहीं पर आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है कि दूसरे घर का पोजीशन 11 साल हो गए हैं, अभी तक चाबी नहीं मिली है। उसके पीछे ये वजह थी कि रेरा आ गया महाराष्ट्र में, और जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहा था वो रेरा को जो है जो रिक्वायर्ड जो जगह थी उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो नहीं दिखा पाया, और उसके कारणवश उस बिल्डिंग को स्टे लगा और वो बहुत ही दिनों तक वो परेशानी झेलनी पड़ी। अब जाके वो बिल्डिंग बनना शुरू हुई है और 15 महले तक 15 फ्लोर तक बन गई है, और अभी ये 20 महले की बिल्डिंग है। इस पे 10वें महले पे मेरा एक 1 BHK का फ्लैट 680 स्क्वायर फीट का बुक है, जिसकी वैल्यू 35 लाख रुपए है, और अभी भी पोजीशन नहीं मिला है। तो जब इस फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि अप्रूव्ड बिल्डिंग है, कॉर्पोरेशन से अप्रूव्ड बिल्डिंग है, लीगल बिल्डिंग्स है, उसको भी स्टे लग सकता है, उसमें भी इतना ज्यादा समय लग सकता है। तो मैं काफी जो है पैनिक हो गया कि यार अगर यहां भी पैसा सेफ ना रहे तो क्या किया जाए। यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई शेयर मार्केट की 2017 से। लेकिन 2014 में जब मैंने दूसरा फ्लैट बुक किया था, उसका पेमेंट में कंसिस्टेंट इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे देता जा रहा था। एक भी फ्लैट पे मैंने आज तक अभी तक अपनी जिंदगी के अंदर पूरे होश हवास में लोन नहीं लिया। ये सुनो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अभी तक की जर्नी में 7 फ्लैट जो हमारे बनाए गए हैं, एक भी रुपया अभी तक का मैंने लोन नहीं लिया है, कमाकर उसे जो है बनाया गया है। तो 2014 में बुकिंग की, अप्रैल में पेमेंट देता गया 17 तक के उसने कहा था बिल्डर ने आपको पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन देखा मैंने बिल्डिंग 3 महला ही बनी है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक हुआ। लेकिन इसी बीच में एक और चीज हुई कि मैंने एक और फ्लैट 2015 में 1 रूम किचन, जिसे स्टूडियो फ्लैट कहते हैं, वो लिया। उसके पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 2015 में जो मैंने स्टूडियो फ्लैट खरीदा वो 400 स्क्वायर फीट का था, 1 रूम किचन, हिल व्यू। आप हॉल में जब खिड़की खोलेंगे सीधा सामने पहाड़ और बिल्कुल ताजी हवा और फ्रेश हवा। तो मैंने सोचा कि चलो ले लिया जाए। और वो क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारा एक दोस्त है जो उस बिल्डिंग को बना रहा था, उसे बहुत ही ज्यादा अर्जेंट और सख्त पैसों की जरूरत पड़ गई। उस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मैंने कहा कि भाई देख, ऐसा तो मैं दूंगा नहीं, तू कोलैटरल में कुछ मुझे दे। तो उसने वो फ्लैट मुझे तुरंत जो है लिख कर दे दिया, और वो फ्लैट मैंने ले लिया और उसको रेंट पर मैंने चढ़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्ती के अंदर भी जब आप हेल्प करो तो आपको लैटरल में कुछ ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये फाइनेंस का एक नियम है कि अगर आप कोलैटरल में कुछ ले लेते हो तो आपका जो दोस्त है वो अकाउंटेबल हो जाएगा आपको वो चीज लौटाने के लिए, या फिर आपके पास एक एटलीस्ट सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि जब बड़ा अमाउंट आप दोस्ती में फ्री में दे देते हो तो वो पैसा डूबने की संभावना 99% हो जाता है। कितने लोगों ने इस चीज को फेस किया है, कमेंट करके बताना सर आप सही कह रहे हैं। तो फाइनेंस का मैंने आपको एक दूसरा नियम सिखाया इस वीडियो के अंदर कि अगर किसी दोस्त को आप 2, 5, 10 हजार की बात अलग है, लेकिन जब आप लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख उधार देते हो, उस वक्त कोलैटरल में आप कुछ ले लो ताकि वो अकाउंटेबल हो जाए आपको पैसा लौटाने के लिए। तो ये जो तीसरा फ्लैट था, इसकी ये स्टोरी थी कि मेरा एक दोस्त परेशान था, वो बिल्डर था, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट अर्जेंट थी। मैंने उसको फुलफिल किया और कोलैटरल में वो प्रॉपर्टी ले लिया, जिसे फिर मैं बाद में नहीं बेच पाया। अब आ गई चौथे फ्लैट की बारी। हमारा एक क्लासमेट है जो बिल्डर है, बिल्डिंग बनाता है। उसने कहा मजहर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि
मेरे पास कुछ देने के लिए आपके पास क्या है? उसने कहा जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूं उसमें एक फ्लैट मैं तुझे 8th फ्लोर पे देता हूं 770 स्क्वायर फीट का। मैंने कहा ठीक है, पेपर बना के दो भाई और पैसा ले लो। तो मैंने उसे 48 आवर्स के अंदर वो पेमेंट की। उसको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। मैंने बहुत बेस रेट पे उससे वो फ्लैट लिया और उसे भी रेंट पर चढ़ा दिया गया है। उधर से भी रेंट आ रहा है। लेकिन एक चीज आप याद रखो, इन सारे फ्लैट की खरीदारी के बीच में जब स्टे लगा रेरा की वजह से, उसके बाद से मैंने सारे फ्लैट्स हेल्पिंग नेचर से लिए हैं, दोस्तों को हेल्प करने के लिए, और साथ में साथ बहुत ही बेस्ट प्राइस, बहुत ही प्रीमियम प्राइस देकर लिया है। बहुत ज्यादा हाइप पे नहीं लिया, बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लेटेड फ्लैट नहीं लिया। ऐसे फ्लैट्स लिए गए जो कि सामने वाला बहुत ज्यादा डिस्परेट सेलर था, बहुत ही मजबूर था, उस वक्त वो फ्लैट लिया गया और उसी रेट में लिया गया जो वो फ्लैट किसी और को देता तो उसी रेट में देता, तो हमने उससे बेनिफिट। इसी तरीके से हमारे चौथे फ्लैट की जर्नी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं और देखते हैं कि पांचवा फ्लैट मुझे क्यों लेना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई। तो एक बिल्डर हैं जो हमसे उनकी पहचान हुई, मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बिहेवियर अच्छा लगा। हमारे बड़े भाई ने उनसे मुलाकात करवाया और उन्होंने कहा कि मैं ये एक बिल्डिंग बना रहा हूं, इसमें कुछ परसेंट आप भी पार्टनर हो जाओ। तो मैं कुछ परसेंट उसके अंदर पार्टनर हो गया 2024 में। यानी 2015 में मैंने फ्लैट लेना बंद किया और 2024 के अंदर मैंने 770 स्क्वायर फीट का चौथा फ्लैट लिया। ये पांचवा फ्लैट भी 2024 के अंदर बात हो रही है। उसकी पीछे क्या कारण थे, क्या स्टोरी थी, मैं वो बताता हूं कि उस बिल्डर के साथ मैं जो है थोड़ा सा एक इन्वेस्टर पार्टनर कह सकते हैं आप, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, थोड़ा सा अमाउंट मैंने लगाया और उसके बाद उसका काम चालू हुआ। और एक बार फोन आता है कि डॉक्टर साहब कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप जो है कुछ पैसे और मिला दीजिए। तो मैंने कहा कुछ पैसे और क्यों मिलाऊं भाई, मैंने पार्टनरशिप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग डीड मैंने बना रखी है, अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने क्या कहा कि मुझे पता है कि आपके पास पैसे हैं, आपके बड़े भाई ने मुझे बताया है, लेकिन अगर आप हेल्प नहीं कर पाओगे तो फिर बिल्डिंग का काम यहाँ पे रुक जाएगा, या फिर किसी और को अगर हम जो है पैसा मिलाते हैं तो हमारे पार्टनर्स बढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ मुझे कोलेटरल में, वही मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी, कोलेटरल में कुछ दे दो। अभी जो हमारा इन्वेस्टिंग की डेट थी वो तो हमने पूरी कर ली, साइन कर ली, रजिस्ट्री होगी, सब हो गया, आप हमें कुछ दे दो। तो उसने 1250 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट मुझे लिखकर दे दिया कि आपका ये फ्लैट हुआ, और उसने पैसा मुझसे ले लिया। विद इन 2 वीक्स मैंने पेमेंट कर दिया। अब ये पेमेंट कहां से आ रहा है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस स्टोरी के अंदर सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो वो मैंने फ्लैट ले लिया। 3-4 महीने बाद अगेन फोन आता है कि डॉक्टर साहब पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने फिर वही कहा कि भाई रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूला सेम रहेगा, मुझे कुछ कोलेटरल में चाहिए। मैं इस दुनिया पे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं, सिर्फ खुद पर विश्वास करता हूं, खुद कमाता हूं, खुद खाता हूं, और किसी पर विश्वास मैं पैसों के मामले में नहीं करूंगा। तो 5-10 हजार है, 25-50 हजार उधार ले लो, उसके ऊपर का अमाउंट है तो कुछ देकर फिर लो भाई। तो उसने कहा कि सर एक फ्लैट और ले लो आप। मैंने कहा ठीक है, 1 रूम किचन या 1 बेडरूम हॉल किचन है तो दे दो। उसने कहा नहीं सर 3 BHK जस्ट उसके ऊपर वाला ले लो। मैंने कहा ठीक है दे दो। तो उसको मैंने फिर पेमेंट कर दिया 3 BHK का। तो इस तरीके से हमारा छठा फ्लैट भी आ गया। तो ये पूरी स्टोरी थी 6 फ्लैट को लेने के बीच में। तो इस स्टोरी के अंदर आप सोच रहे होंगे 7वां फ्लैट क्या है। तो 7वां फ्लैट वो है जो मेरे डैडी ने मुझे दिया हुआ है रहने के लिए। ये 7वां फ्लैट है जो मेरे हिस्से का है, विरासत में वो मेरा हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरीके से 7 फ्लैट टोटल मेरे हुए। लेकिन क्या मैं खुश हूं? क्या मुझे अच्छा लग रहा है? नहीं दोस्तों, अगर दिल से मुझसे पूछोगे तो एक फ्लैट के अलावा बाकी सारे फ्लैट्स को मैंने बहुत बेस रेट पे लिया है। अगर हम रेट खरीदने का सोचे तो रेंटल यील्ड ठीक ठाक आ रही है,
बट मैं इंटरनली हैप्पी नहीं हूं, क्योंकि अगर हम इस सारे फ्लैट्स को टोटल अगर करें, उसकी वैल्यू को पकड़े, तो लगभग 2 लाख का एवरेज मंथली हमारा गया है। क्योंकि 2010 से अगर अभी तक जोड़ा जाए 2025 तक, तो टोटल 120 महीने होते हैं, और 120 महीने के अंदर जो मैंने 2-2 लाख रुपए का एक एवरेज अमाउंट मान लो मैंने दिया है बिल्डरों को, तो वो SIP अगर करोगे आप, तो ये अमाउंट निकल कर आता है, जो संपत्ति के दूर दूर तक करीब नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि एक घर अगर आपके पास है, उसके बाद आप अगर घर ले रहे हैं, तो वो सही निर्णय आपका नहीं होगा, क्योंकि रहने के लिए एक घर बेस्ट है, इन्वेस्टिंग के लिए एक्स्ट्रा एसेट है, बहुत सारे एसेट क्लास है, आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये जानना है कि 2015 से लेके 2024 तक ये 9 साल का जो गैप है, जिसमें मैंने कोई भी घर नहीं खरीदा, उस वक्त मैं क्या कर रहा था, उस वक्त मैं कौन सा काम कर रहा था, और साथ ही साथ 2000 से लेके और 2010 से लेके 2024 तक 2 पैरेलल मेरी फाइनेंशियल जर्नी चल रही थी, वो क्या था? अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जो हमारे स्टूडेंट है, व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, जो हमारे फॉलोवर है, जो हमारे मेंटरशिप के अंदर है, वो लोग सीख सके कि एक्चुअल में सर की जर्नी क्या है और सर इस वक्त कहां स्टैंड कर रहे हैं। दोस्तों आपको अगर हमारा प्रोग्राम सीखना है, लर्न करना है, कोर्सेज जानना है कि हम कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कर लो और देखो। अगर आपको स्विंग सीखना है, ETF सीखना है, इंट्राडे सीखना है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस मात्र 99 रुपए में दिया गया है। सारे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको सीखना है तो मात्र 99 रुपए में आप सीख सकते हो। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री में, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है तो वहां पर जाके उस ग्रुप को भी ज्वाइन करो, हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। थैंक यू दोस्तों, कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो।